साइंस के इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स में एक टॉपिक है जिसका नाम रहेगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मिनरल्स, ओर्स और खनिज, अयस्क, गैंग, धातुओं के निष्कर्षण। और इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे जो स्टेप्स हैं उनको कवर किया जा सके। अब सबसे पहले हमारे पास है अकरेंस ऑफ मेटल्स, कि प्रकृति के अंदर जो मेटल्स हैं वो किस अवस्था में पाई जाती है। और इससे पहले वीडियोस में हम बात कर चुके हैं कि हमारे पास कुछ मेटल्स ऐसे हैं कि जो ज़्यादा रिएक्टिव्स हैं, और जो भी मेटल्स हमारे पास ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं हो सकता। तो इसलिए वो नेचर के अंदर या तो ऑक्साइड्स के फॉर्म में होगा, कार्बोनेट्स के फॉर्म में होगा, सल्फेट्स के फॉर्म में होगा, क्लोराइड्स के फॉर्म में हो सकता है, नाइट्रेट्स के फॉर्म में हो सकता है। और जो लेस रिएक्टिव हैं लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, हो सकता है ये प्रकृति में फ्री स्टेट में हो। लेकिन अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर सल्फाइड के फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन ये लेस रिएक्टिव है तो इनके प्रकृति में फ्री फॉर्म में पाने के चांसेस ज्यादा होंगे। देन अब नेचर से जो भी हमें मिलेगा, दैट इज द नेचुरल अकरिंग कंपाउंड ऑफ द मेटल्स विच आर जनरली मिक्स विद अदर मेटल सच एज सॉइल, सैंड, लाइमस्टोन एंड द रॉक्स, दैट इज नोन एज मिनरल्स। प्रकृति में पाए जाने वाले जितने भी हमारे धातुओं के यौगिक होंगे उन्हें हम खनिज पदार्थ कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ आपके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि एल्यूमिनियम का जो मिनरल रहेगा वो बॉक्साइड है, आयरन का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट है, और इनके साथ साथ हमने फॉर्मूलेज भी लिखे हैं। हेमेटाइट का फॉर्मूला है Fe2O3, मैग्नेटाइट का Fe3O4, आयरन पायराइट का FeS2। इसी तरह कॉपर में हमारे पास मिनरल्स रहेंगे, कॉपर पायराइट, मेलेचाइट, क्यूप्राइट, कॉपर ग्लांस। इसी तरह हमारे पास जिंक के कुछ मिनरल्स हैं, जिंक ब्लेंड, कैलामाइन और जिंसाइट। अब जितने भी हमारे पास मिनरल्स हमें नेचर में मिलते हैं उनमें से कई मिनरल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना आसान होता है और वो इकोनॉमिकल होता है। और ऐसे खनिज पदार्थ जिनमें से धातुओं का निष्कर्षण करना आसान एवं लाभप्रद हो उन्हें अयस्क कहते हैं, और इंग्लिश में इनको ओर्स बोलते हैं। मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली एंड इकोनॉमिकली। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जब हम ओर्स की बात करेंगे। और इन ओर्स में जो कि हमें जैसे मेटल्स निकाल रहे हैं, जो इम्प्योरिटीज होंगी, दैट इम्प्योरिटीज आर नोन एज गैंग और गैंजू बोलते हैं इनको। तो ये वो सभी इम्प्योरिटीज हैं जो हमने मेटल्स एक्सट्रैक्ट करने के समय हमें इनको अलग करना है। अब यही मेथड कि हमने मेटल्स को जब इसके ओर से निकालना है और उस मेटल की रिफाइनिंग करनी है, शुद्धिकरण करना है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटलर्जी या धातु निष्कर्षण। अब ये जो धातु निष्कर्षण है ये हमारे पास मुख्यतः इसमें हम 4 स्टेप्स कंसिडर करते हैं। पहला है ओर कंसंट्रेशन, सांद्रण। सेकंड स्टेप में रहेगा कि हमने जो ओर है उनको ऑक्साइड्स में चेंज करना है। ये ऑक्साइड्स में चेंज करने के 2 स्टेप्स रह सकते हैं, या कैल्सिनेशन हो सकता है या रोस्टिंग हो सकता है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में करेंगे। और जो हमने ऑक्साइड्स बना दिए उन ऑक्साइड से हमने मेटल्स को निकालना है। और लास्ट में क्या रहेगा कि जो मेटल हमें मिल गया उसकी हमने रिफाइनिंग करनी है, हमने शुद्ध धातु उसकी बनानी है। अब ये 4 स्टेपिंग्स जो हैं, ये चारों स्टेपिंग किस तरह से फॉलो करेंगे ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में वो कहाँ पर है। अगर हाई रिएक्टिविटी सीरीज में तो उसका स्टेप कुछ और रहेगा, जो मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज में रहेंगे उनका प्रोसेस कुछ और रहेगा, और जो लो रिएक्टिव होंगे उनका जो हमारा प्रोसेस रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। अब इसी ढंग से सबसे पहले हम बात करेंगे एनरिचमेंट ऑफ ओर, अयस्कों का समृद्धिकरण करना, कि हमने इम्प्योरिटीज निकालनी है। तो इम्प्योरिटीज निकालने के लिए सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, स्टेप क्या होगा कि हमने किसी भी ओर को पाउडर्ड बना लेना, पाउडर फॉर्म में बना लेना, उसका चूरन बना लेना है, जिसको हम बोलते हैं पल्वराइज्ड ओर।
अब उस पल्वराइज्ड ओर में अब यहाँ पे 4 मेन दिए हुए हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग है, मैग्नेटिक सेपरेशन है, फ्रॉथ फ्लोटेशन है, केमिकल मेथड्स है। ये सभी के लिए फॉलो नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास और कौन सा है, मेटल कौन सा। अब मैग्नेटिक है तो दिखती सी बात है ये आयरन के लिए होगा, बाकियों के लिए नहीं होगा। हाइड्रोलिक वॉशिंग है, ये होगा जो कार्बोनेट के और जो हैवी हैं। फ्रॉथ फ्लोटेशन ये होगा जो सल्फाइड्स के होंगे। और केमिकल मेथड्स ये होंगे हमारे पास ज्यादा रिएक्टिव वाले मेटल्स के लिए। और इसमें हम क्या करते हैं कि वो एक केमिकल से वो कंबाइन कर सकता है लेकिन दूसरे से नहीं करता, इसलिए हम इम्प्योरिटीज को निकाल सकते हैं। अब इनका थोड़ा हम इसके बारे में करते हैं कि हमने हाइड्रोलिक वॉशिंग के अंदर करना क्या है कि हमने यहाँ पे क्रश्ड ओर लिया जिसको हमने पल्वराइज ओर लिया। अब यहाँ से वाटर डाला, जो भी हमारे पास इम्प्योरिटीज होंगी लाइटर वेट, हमें पता है कि जब पानी आ रहा है तो उससे बहकर वो नीचे आ जाएंगी, और जो हेवी पार्टिकल्स हैं जो हमारा ओर है वो यहीं रह जाएगा। तो इसका मतलब इससे हमने किसी लेवल तक इम्प्योरिटीज को रिमूव किया। सेकेंड हमारे पास मैग्नेटिक सेपरेशन है। अब मैग्नेटिक सेपरेशन वही तरीका रहेगा, हमने पल्वराइज हो लिया और ये हमारी बेल्ट है और यहाँ पर जो रोलर वो मैग्नेटिक रोलर है। तो हमें पता है कि अगर यहाँ पर कोई और जिसके अंदर मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा वो इस बेल्ट जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है और जैसे यहाँ पे आएगा तो ये स्टिक कर जाएगा। और स्पीड पे जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस उसका आप अलग ही मिल जाएगा, अलग ढेर मिल जाएगा। और जैसे जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है उसके रोलर के साथ चलेगा। जैसे ही इसने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से मैग्नेटिक का जो फील्ड उसे बाहर आया तो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस जो होगा वो अलग बन गया और मैग्नेटिक ओर हमारे पास अलग मिल गया। देन ये हमारे पास है सल्फाइड ओर्स के लिए फ्रॉथ फ्लोटेशन बोलते हैं इसको। इस टेक्निक में क्या किया जाता है कि हम सल्फाइड का ओर लेंगे, इसके अंदर हमने वाटर कंटेनिंग पाइन ऑयल लेना है और यहाँ से एयर को ब्लो करना है। तो सल्फाइड ओर्स की फ्रॉथ बन जाएगी, झाग बन जाएगी और जो हमारी गॉन्ज है, जो इम्प्योरिटीज जो नीचे बैठ जाएंगी और सल्फाइड ओर हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। तो ये तो रहा कि हमने कैसे उसको कंसंट्रेट किया। सेकेंड स्टेप में हम बात कर रहे हैं कि अब इनको हमने ऑक्साइड्स में बदलना है। ऑक्साइड्स में बदलने के लिए 2 तरीके हैं, कैल्सिनेशन है और एक रोस्टिंग है। अब ये 2 अलग अलग हैं, निस्तापन और भर्जन। कैल्सिनेशन उन ओर्स के लिए की जाएगी जिनके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है और रोस्टिंग उनके लिए की जाएगी जिनके पास ऑक्सीजन नहीं है, लाइक सल्फाइड ओर्स। तो सल्फाइड में हमारे पास सल्फर है, ऑक्सीजन नहीं है। अब यहाँ कार्बोनेट्स आ गए तो कार्बोनेट के पास ऑक्सीजन है, तो जिनके पास ऑक्सीजन होगा उन ओर्स की हम कैल्सिनेशन करेंगे, जिनके पास ऑक्सीजन नहीं है उनके हम रोस्टिंग करेंगे, भर्जन करेंगे। अब चलिए बारी बारी इसका एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें क्या किया हमने कैल्सिनेशन में कि हमने कार्बोनेट को एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब यहाँ एयर हम बात करेंगे ऑक्सीजन। अब जब हमने इसको हीट किया, ऑलरेडी कार्बोनेट है, हमें पता है कि जब कार्बोनेट को हम हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बन गया और CO2 हमारी गैस निकल जाएगी। अब हमारा स्टेप क्या था कि हमने ऑक्साइड में बदलना है। अब ऑक्साइड में सिंपल हीटिंग से हम कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं तो ये बन गया हमारे पास कैल्सिनेशन। दूसरा फायदा क्या रहेगा कि यहाँ पे जो पहले वाले स्टेप में अगर हाइड्रोलिक वॉशिंग की है, हमारा और अगर गीला भी हो गया वो ड्राई हो जाएगा, ड्राई होने पे और वो हल्का हो जाएगा, पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे कैल्सिनेशन के बेनिफिट्स रहेंगे और जो वॉलेटाइल इंप्योरिटीज होंगी वो गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। देन अब ये रोस्टिंग वाला होगा, दूसरे वाले में ऑक्सीजन नहीं दी। अब ये सल्फाइड ओर्स है। अब सल्फाइड ओर्स में हमने क्या किया, ऑक्सीजन दे दी और ऑक्सीजन के बाद जिंक ऑक्साइड बन गया, लेड ऑक्साइड बन गया। अब पहले वाले में अगर यहाँ लेड कार्बोनेट था और उसको हीट कर रहे थे वो कैल्सिनेशन है, लेकिन सल्फाइड में ऑक्सीजन के साथ हीट कर रहे हैं तो वो रोस्टिंग आ गया। तो फर्क क्या रहेगा, कैल्सिनेशन में हमने ऑक्सीजन नहीं देनी है, रोस्टिंग में हमने सल्फाइड के ओर्स को ऑक्साइड में बदलने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करनी है।
तो ये कई बार एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में क्या डिफरेंस रहेगा। तो एक डिफरेंस ये होगा कि रोस्टिंग में ऑक्सीजन दे रहे हैं, कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर रहे हैं। रोस्टिंग हमारे पास सल्फाइड के ओर्स के लिए हो जाएगा और कैल्सिनेशन हमारा कार्बोनेट के ओर्स के लिए हो जाएगा। तो ये आपके पास में कुछ डिफरेंस रहेंगे। अब थर्ड स्टेप क्या हो गया कि जब हमारे पास ऑक्साइड्स मिल गए, इन ऑक्साइड्स में से ऑक्सीजन को अलग करना है और ऑक्सीजन को कहीं से निकालना, वो बात उसको हम बोलते हैं रिडक्शन, अपचयन। अब ये अपचयन डिपेंड करता है कि हमारा मेटल कौन सा है। अगर तो हमारे पास मेटल ज्यादा रिएक्टिविटी वाले हैं तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से होंगे। अगर मीडियम वाले हैं, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर वाले हैं, तो ये कार्बन से भी इनको रिड्यूस किया जा सकता है। और जो सबसे लो एक्टिविटी वाले हैं तो इनको हम सिंपल हीट कर सकते हैं, तब भी इनकी आसानी से रिडक्शन हो सकती है। अब इनके बारी बारी हम एग्जांपल करेंगे। अब ये टेबल दिया है, पोटाशियम से लेकर एल्यूमिनियम तक इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, मतलब हमने इनके ऑक्साइड्स को अलग करना है। अब यहां से जिंक से लेकर कॉपर तक हमने कार्बन से रिडक्शन कर देनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड से करनी है। और ये जो निचले वाले हैं या तो फ्री फॉर्म में होंगे, अगर नहीं होंगे तो सिंपल हीट करेंगे और इनके ऑटोमेटिकली रिडक्शन हो जाएगी। अब चलिए थोड़ा बहुत सबका एग्जांपल करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो कि कम रिएक्टिव है, तो इनकी हम रिडक्शन कैसे करेंगे। अब मर्क्यूरिक सल्फाइड है, अब मर्क्यूरी हमें पता लो रिएक्टिव है, तो हमने क्या करना है, इसकी सल्फाइड को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करने का मतलब हम इसको क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग द रोस्टिंग। तो रोस्टिंग भी की, जैसे वो रोस्टिंग की, जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ये ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा। तो मर्क्यूरी अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। इसका मतलब दिस टाइप ऑफ रिडक्शन वी ऑल्सो नोन एज ऑटो रिडक्शन, स्वतः अपचयन, अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगा ये। देन उसी तरह एक और एग्जांपल है, ये एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल लिया है कि आपने कॉपर का सल्फाइड लिया है, ऑक्सीजन इसमें ही दी, रोस्टिंग की, ऑक्साइड बन गया। अब ये कॉपर का जो ऑक्साइड था, ये अपने आप ही कॉपर के सल्फाइड से, देखो ये ऑक्साइड बना, ये अपने ही सल्फाइड से रिएक्ट किया, कुछ नहीं डाले, बाहर से कुछ नहीं डाले, तो ये ऑटो रिडक्शन होगी, वी आर गेटिंग द कॉपर। देन अब इसके बाद जो हमारे पास जो भी मेटल्स हमारे पास होंगे, अब यहां पर एक और चीज देखिए, ये थोड़ा सा अलग है कि हमारे पास यहाँ पे जो लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, दे कैन बी यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ लो रिएक्टिव मेटेलिक कंपाउंड्स। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर आपको याद हो, उसमें क्या किया जाता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। अब यहां पर हम एल्यूमिनियम डाल रहे हैं, एल्यूमिनियम इज मोर एक्टिव देन मैग्नीज, तो मैग्नीज हमारा अलग हो गया, तो हम तो मेटल की एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं ना, तो एक और स्टेप हो गया कि बाय यूजिंग मोर रिएक्टिव मेटल्स। देन अब ये आपकी एनसीईआरटी की बुक का एग्जांपल क्या है कि हमारे पास आयरन का ऑक्साइड है, अगर हम आयरन निकालना चाहते हैं तो हमने एल्यूमिनियम, इसमें एल्यूमिनियम का पाउडर डाल दिया और इसमें जब इसको इग्नाइट करते हैं तो इतनी हीट निकलती है कि जो आयरन है वो मोल्टन फॉर्म में निकलता है, पिघली हुई अवस्था में निकलता है। और इस पिघली हुई अवस्था में जो आयरन निकलता है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या रहेगा कि कोई भी रेलवे ट्रैक अगर उसमें क्रैक आया है तो मोल्टन आयरन को इसमें आसानी से डालते हैं। तो दिस टाइप ऑफ द प्रोसेस इज नोन एज द थर्माइट प्रोसेस या थर्मिट अभिक्रिया भी बोलते हैं। रिएक्शन वही है कि आयरन ऑक्साइड में से एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस करना है, लेकिन रिएक्शन ने इतनी हीट बना दी कि हीट एक्सेस होने की वजह से आयरन मोल्टन फॉर्म में आ गया, पिघली हुई अवस्था में आ गया, और उस पिघली हुई अवस्था वाले आयरन को आप कहीं भी डाल दीजिए, जब ये ठंडा होगा तो जुट जाएगा। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि अगर आपने कैंडल के दो पीसेस को आपस में जोड़ना है तो आप क्या करते हो, कैंडल को थोड़ा पिघला दें,
तो 2 पीसेस के बीच में डाल दें तो जहां मोम गिरेगा वो अपने भी जम जाएगा ठंडा होने पे। तो ये हमारे पास थर्माइट प्रोसेस आ गया। देन अब मिडिल रिएक्टिविटी वाले में हमने क्या बोला, हम या तो कार्बन से कर सकते हैं या कार्बन मोनोऑक्साइड से उसकी रिडक्शन करते हैं। कार्बन ने क्या करना है, ऑक्सीजन की एफिनिटी ज्यादा होगी तो जिंक बन गया और कार्बन ऑक्साइड बन गया। कार्बन मोनोऑक्साइड डाला तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, जिंक अलग हो गया। अब यहाँ पर अगर हम रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ कार्बन कर रहे हैं, दिस इज नोन एज स्मेल्टिंग। रिडक्शन ऑन हीटिंग विद द कार्बन इज नोन एज स्मेल्टिंग। अब एग्जाम्पल ये लेड ऑक्साइड का आ गया विद हेल्प ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये एग्जाम्पल हमारे पास क्यूप्रिक ऑक्साइड का आ गया विद हेल्प ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अगेन आप देख लीजिए सभी में हमारे पास इंडिविजुअल मेटल ऑब्टेन हो गया। अब अगले उसमें जो रहेगा कि हमने इसकी रिफाइनिंग करनी है, लेकिन अब एक जो हमारा रह गया कि जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स की ना तो हम उसको इजिली कार्बन से उसकी रिडक्शन कर सकते हैं, तो उसका फॉर्म क्या रहेगा, मोल्टन फॉर्म में। लाइक सोडियम क्लोराइड लिया, इसको पिघला दिया और इसको हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दी। तो जब इलेक्ट्रोड्स डालते हैं तो हमें पता है चार्ज विल मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिटली चार्ज, जो भी आयन है वो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट की तरफ मूव करेगा। कैथोड जो नेगेटिव चार्ज की प्लेट होती है उससे सोडियम आयन जाएंगे और एनोड पे क्लोराइड नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पे क्लोराइड आयन जाएंगे और क्लोरीन गैस हमारे निकलती जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा सोडियम मोल्टन फॉर्म में रहेगा। यहाँ हमारे पास ये सॉल्यूशन एक्वस नहीं है, यहाँ पानी नहीं है, क्योंकि पानी के अंदर हम सोडियम को ऑब्टेन नहीं कर सकते। इट इज अ मोल्टन फॉर्म। इसी तरह से हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करते हैं। कैथोड पे रिएक्शन हमारी क्या बनेगी, एल्यूमिनियम बन जाएगा। एनोड पे हमारे पास ऑक्सीजन गैस बनेगी, ऑक्सीजन गैस इजीली निकल सकती है। और यहाँ पे फर्क इतना सा है कि पूरे का पूरा जो कैथोड है वो हमारा चैम्बर ही कैथोड का बना हुआ है, तो यहाँ पे मोल्टन एल्यूमिनियम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं और ऑक्सीजन इन रॉड्स पे आएगी तो इट कैन फॉर्म द कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। देन अब लास्ट स्टेप जो क्या रहेगा कि हमने इसकी रिफाइनिंग करनी किसी भी मेटल की। अब इसकी रिफाइनिंग के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग एक मेथड है। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं लेकिन हम वही कर रहे हैं जो आपके सिलेबस में है। तो जिस भी मेटल की रिफाइनिंग करनी है, अब हमारे पास 2 तरह से हम इसको लेंगे। एक हमारी कैथोड, मान लीजिए कॉपर की रिफाइनिंग करनी है तो कैथोड हमारी रहेगी प्योर कॉपर, ये हमने अलग लेनी है, ऑलरेडी प्योर है ये। और जो हमारे पास कॉपर पीछे मिला उसको कॉपर की रॉड बना दी, उसको हमने एनोड से जोड़ना है, पॉजिटिव से जोड़ना है। और यहाँ इलेक्ट्रोलाइट क्या रहेगा, कॉपर सेपरेट कर रहे हैं तो कॉपर का सल्फेट सॉल्यूशन, और इसको और अच्छा कंडक्टर बनाने के लिए हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। तो जब प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, एनोड के नीचे जो भी इम्प्योरिटीज रहेंगी, पहले ऑलरेडी हम इम्प्योरिटी बहुत निकाल चुके हैं लेकिन जो थोड़ी बहुत बच गई है वो इन द फॉर्म ऑफ एनोड मड, एनोड कीचड़ के रूप में नीचे रह जाएंगी। और जितना भी हमारे पास जो प्योर होगा यहाँ से डिसॉल्व करके इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आएगा, इलेक्ट्रोलाइट से आके इसके अंदर हमारा स्टिक करेगा। अब इसका क्या बेनिफिट रहेगा कि स्लोली एंड स्टेडली एनोड का साइज छोटा होता जाएगा और कैथोड का साइज बड़ा होता जाएगा, क्योंकि कॉपर इसके ऊपर स्टिक कर रहा है। अब इसी तरह से हमारे पास जो शुद्धिकरण में एक और आ गया हमारे पास, ये हमारे पास वही कॉपर का लिया गया है कि क्या क्या करना है रिफाइनिंग के लिए। हमने यहाँ पर कैथोड बना दिया प्योर कॉपर का, एनोड बना दिया इम्प्योर कॉपर जिसको हमने क्लियर करना है। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाला, इसको गुड कंडक्टर बनाने के लिए। इसका मतलब अगर हम कॉपर की जगह अगर सिल्वर को बनाना चाहते, प्योर करना चाहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से, तो कैथोड प्योर सिल्वर की होगी, एनोड इम्प्योर सिल्वर की होगी। ये तब अगर हमने कॉपर की जगह सिल्वर को करना है, और इलेक्ट्रोलाइट में सिल्वर नाइट्रेट। ओके,
क्योंकि वो हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन उसी का रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे प्योर कॉपर का साइज बड़ा हो गया और इसका साइज स्लोली एंड स्टेडली ये छोटा हो गया। तो विद दिस हमने आज जो कवर किया कि हमारी मेटलर्जी के स्टेपिंग क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे हाई रिएक्टिविटी तो हमने बोला कि उसको हमने कार्बन से नहीं कर सकते हैं, और सिंपल हम कैसे करेंगे, विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और मीडियम वाले में हमने क्या किया, कार्बोनेट का ओर है तो उसको सिंपल हीट किया, इन एब्सेंस ऑफ एयर उसको कैल्सिनेशन किया। और सल्फाइड ओर है उसकी रोस्टिंग मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में की, और दोनों के बाद हमने रिडक्शन करने के बाद प्यूरिफिकेशन की। जो लो रिएक्टिविटी हमें पता वो अपने आप भी हो सकते थे, सल्फाइड की रोस्टिंग की, हीट किया और रिफाइनिंग करी। अब एक क्वेश्चन उठता है, हम ओर्स को डायरेक्ट भी तो कर सकते थे, हमने क्यों उसको ऑक्साइड्स में चेंज किया? बिकॉज ऑक्साइड्स के किसी भी मेटेलिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव करना ज्यादा कंपैरेटिवली मोर इजी है, इसलिए हम ओर्स को ऑक्साइड्स में पहले चेंज करते हैं। तो ये इसका मेन रहेगा। और इसी के साथ थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन प्लीज, थैंक यू।